प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की है। आज हम अनुच्छेद 29 में जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों ही माइनॉरिटीज़ जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 29 जो है वह भारतवर्ष में कहीं भी रहने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उनको अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात वे सारे अल्पसंख्यक वर्ग जो भाषाई जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और उनके अपने हितों की सुरक्षा के लिए वह उनको दिया गया है। आर्टिकल 30 जो है वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। वह उन शिक्षण संस्थाओं में अपनी शिक्षा का माध्यम, पाठ्यक्रम के विषय आदि करने के अधिकार भी देता है। लेकिन अल्पसंख्यक को ये जो अधिकार हैं अपनी अपनी धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का और उनका प्रबंध करने का और उनकी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम का विषय तय करने का, वह केवल अल्पसंख्यक वर्ग को ही प्राप्त है, वह बहुसंख्यक वर्ग को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। 30(2) के अनुसार अनुदान प्राप्त करने, सरकारी सहायता देते समय राज्य इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं और अन्य संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग जो है भारत का, वह अगर अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है तो उन शिक्षण संस्थाओं को भी राज्य उसी प्रकार से सहायता देगा, वित्तीय सहायता देगा या अन्य अनुदान देगा जिस प्रकार से वह दूसरी अन्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता और अनुदान देता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा, यह आर्टिकल 30 कहता है। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों को हितों की रक्षा के लिए उपबंध करते हैं। आर्टिकल 31 जो है वह हमारे मूल संविधान जो था 1950 में जो मूल संविधान बना उसमें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया था। लेकिन जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद 31 का विलोपन कर दिया गया या उसे निरसित कर दिया गया। अर्थात अब अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहा है, वह भाग 3 का हिस्सा नहीं रहा है। अनुच्छेद 31 अब समाप्त कर दिया गया है या उसका विलोपन कर दिया गया है। इस प्रकार अब वह मूल अधिकार नहीं है। इसकी जगह अनुच्छेद 31 की जगह अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित है। अर्थात 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में ही संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। इसमें कानूनी अधिकार का मतलब यह है कि कानून के अंतर्गत संसद कानून बनाकर ये अधिकार भारत के नागरिकों को देती है। लेकिन संपत्ति अर्जित करना अब नागरिकों का मूल अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मूल अधिकार होता तो फिर समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके जरिए किसी भी व्यक्ति को फिर आप इनकम टैक्स जैसी चीज़ राज्य के नागरिकों पर नहीं लगा सकते थे। कोई भी नागरिक कितनी भी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार रख लेता अगर वह फंडामेंटल राइट होता। राज्य उसको किसी व्यक्ति की संपत्ति को नियंत्रित करने का अधिकार खो देता। इसलिए राज्य व्यक्ति की संपत्ति को नियंत्रित कर सके और उसमें जो लॉजिकल हस्तक्षेप कर सके, इंटरफेयर कर सके, इसलिए
मूल अधिकार के रूप में इसको समाप्त कर दिया गया और अब ये केवल एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक अगर ये जितने भी अधिकार अभी तक हमने देखे जो फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, केवल अधिकार देने से ही सभी समस्याएं हल नहीं होती या व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक कि संविधान ये व्यवस्था नहीं करे कि अगर इन अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन, व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंड जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जिन भी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार छीने जाते हैं, वह चाहे राज्य छीने, कोई संस्था छीने या अन्य किसी के द्वारा छीना जाए, तो उसका उपचार होना बहुत जरूरी है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। खासकर आर्टिकल 32 जो है वह ये जितने भी भाग 3 में हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, इन प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का अधिकार देता है, जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यह न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जैसे लेखों या रिट को जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यानी इन लेखों के द्वारा ये 5 तरह की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस दशा में जारी करते हैं जब भारत के मूल के नागरिकों की किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होता है, तो ये रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही तभी की जा सकती है जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। यानी जितने भी मूल अधिकार हमने देखे, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या अल्पसंख्यकों को दी गई सुरक्षाएं हैं, इनमें से किसी भी अधिकार का हनन अगर राज्य के द्वारा किया जाता है या राज्य की किसी संस्था के द्वारा किया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उस दशा में नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के संरक्षण में जा सके, न्यायालय में केस दायर कर सके। और जब न्यायालय में वह जाता है, न्यायालय में केस दायर करता है किसी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, तो न्यायालय ये लेख जिनका उल्लेख अभी हमने किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, वह परमादेश, को वारंटो, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जैसे लेख या रिट जारी करता है। और इसलिए ये आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अगर संविधान में अधिकार दे दी जाए और उनको सुरक्षा नहीं दी जाए, न्यायालय की सुरक्षा अगर उनको प्राप्त ना हो, तो फिर अगर व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाएं, उसके प्रति अन्याय हो, तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए आर्टिकल 32 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 33 जो है वह प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति देता है। यानी इसको मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊं तो ये है कि किसी सेना के जैसे लोग हैं, सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं, या लोक व्यवस्था, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने वाले जो सदस्य हैं, जैसे पुलिस के जवान हैं या रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं, ऐसे सभी प्रयोजनों में लगे हुए जो लोग हैं, या जैसे कभी चुनाव होते हैं तो चुनावों में लगे हुए जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन सब के कर्तव्यों के निर्वहन और उनके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह
कुछ हद तक, कुछ सीमाओं तक इन मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है इन कर्मचारियों के लिए, और इसके लिए कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि किसी कोई व्यक्ति जो है वह सरकारी कर्मचारी किसी ड्यूटी को करने से मना कर दे, क्योंकि काम का अधिकार या नियमों के तहत 8 घंटे ही जैसे अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है कि वह उससे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराई जा सकती, लेकिन विषम परिस्थितियों में राज्य उससे मान लो 10 घंटे, 12 घंटे या 13 घंटे ड्यूटी कराता है, तो ये इसके लिए संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सके। या सशस्त्र बलों के लिए जैसे संघ बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें संघ बनाने का अधिकार है, समुदाय बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार है, जैसे कर्मचारी अपनी यूनियन बना लेते हैं, लेकिन ये अधिकार सशस्त्र बलों को नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट जो ऐसे कामों में लगे हैं जिनको कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, या जिनके ऊपर पूरे राज्य के प्रशासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, तो ऐसे कार्यों में लगे हुए लोगों के कुछ मूल अधिकारों को राज्य संसद के माध्यम से कानून बनाकर कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 ऐसे क्षेत्रों के लोगों के लिए अधिकारों की बात करता है जहां पर सेना विधि प्रवृत्त है। यानी कई बार किसी भारत के किसी हिस्से में संघ या राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में शक्ति पूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि को विधि मान्य कर सकेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर मिलिट्री लगाई गई है, कहीं पर मान लीजिए कोई तनाव हो गया है, हिंसा हो गई है, या कहीं पर विद्रोह जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, तो राज्य ऐसी विद्रोह जैसी स्थितियों से निपटने के लिए या किसी हिंसा से निपटने के लिए मान लो सेना तैनात करती है और वहाँ पर सेना के कानून लागू कर देती है, मिलिट्री लॉ जिसे हम कहते हैं, मार्शल लॉ जिसे कहा जाता है, वो अगर लागू कर दिया जाता है तो ऐसे में मान लीजिए उसमें जैसे ये होता है कि गोली चलाने का अधिकार मिल जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, और कोई व्यक्ति उस आदेशों के तहत अगर गोली चला करके किसी व्यक्ति को मारा जाता है उसमें, तो कोई नागरिक कह सकता है कि ये उसके आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 34 के तहत संसद जो है वो कानून बना करके ऐसे कर्मचारी जो सेना के अधीन किसी दंगाग्रस्त इलाके में, किसी हिंसाग्रस्त इलाके में कार्य कर रहे हैं, हिंसा को रोकने का कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ और वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है, तो उस मार्शल लॉ के अधीन कार्यवाही करने के लिए या दंड देने के लिए वह उसको विधि मान्य करार दे सकती है। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को ये शक्ति देती है कि वह अनुच्छेद 16 के भाग 3, 32 के भाग 3, 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, और साथ ही उसे ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए, इस भाग का मतलब भाग 3 के अधीन जिन चीज़ों को अपराध घोषित किया गया है उसके अंतर्गत दंड विहित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। जैसे मान लीजिए हमने बात की आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में छुआछूत को मिटाने के लिए कई उपबंध किए गए हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो इस भेदभाव को रोकने के लिए अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको दंड देने के लिए कानून बनाना हो, नियम बनाना हो, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को ये अधिकार है कि वह उसके लिए कानून बना सकती है और
नियम बना सकती है। लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 35 के अधीन कानून बनाने का जो अधिकार होगा इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, यह अधिकार केवल संसद का होगा। यह अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात जो संविधान में दिए गए हैं उनकी बात यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम भारत के नागरिकों को संविधान में दिए गए इन मूल अधिकारों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।